हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाति लर्निंग अकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान को। यह सीटेट पेपर 2 वालों के लिए है। साथ ही साथ अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, इससे पहले की क्लास में हमने सेल यानी कोशिका के बारे में जाना था और आज हम लोग जानेंगे जीवों में श्वसन यानी श्वसन जीवों में कैसे होता है, इस चीज की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जीव की प्रत्येक कोशिका जो है पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ ना कुछ भूमिका निभाती है। जनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी हमें एनर्जी की जरूरत होती है। चाहे कोई भी कार्य करे, चाहे हम बोल रहे हो, पढ़ रहे हो, चल रहे हो, प्रत्येक कार्य के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। क्या होता है? भोजन में जो संचित ऊर्जा होता है, जो जमा हुआ एनर्जी होता है, वो श्वसन के समय ही निर्मुक्त होता है। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम लोग केवल जानते हैं कि श्वसन की आवश्यकता इसलिए क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें एक और महत्वपूर्ण कार्य होता है। जो हमने भोजन किया है और उसमें जो ऊर्जा संग्रहित होता है, जमा होता है हमारे शरीर में, वो निर्मुक्त होता है जब हम सांस लेते हैं तभी। इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कि वायवीय श्वसन क्या होता है, अवायवीय श्वसन क्या होता है, कोशिकीय श्वसन क्या होता है। इस चीज के बारे में आज हम लोग केवल मुख्यतः श्वसन के बारे में जानेंगे। देखिए, श्वसन का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में ब्रीदिंग भी कहते हैं। पहला होता है, इसमें 2 चरण होते हैं। अंतः श्वसन, जिसे इनहेलेशन के नाम से भी जाना जाता है। इनहेलेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना, यानी श्वसन के समय हम जो वायु, जो हवा को अंदर खींचते हैं, उसमें ऑक्सीजन होता है, इसीलिए कहा जा रहा है ऑक्सीजन से समृद्ध। अब जो ऑक्सीजन से समृद्ध वायु है, उसे हम लोग अपने अंदर नाक के द्वारा अंदर खींच लेते हैं, उसे ही अंतः श्वसन या इनहेलेशन के नाम से जानते हैं। अगला जो चरण है वो है उच्छ्वसन। उच्छ्वसन क्या होता है? एक्सहेलेशन इसे कहते हैं इंग्लिश में। कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना ही उच्छ्वसन कहलाता है। क्या है कि जब हमने ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को, हवा को अपने शरीर के अंदर लिया और वहां पर ऑक्सीजन का उपयोग हो जाता है और उसके बाद उस हवा में ज्यादातर क्या बचता है? कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होकर हमारे पास बचता है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध हवा हम सांस जब छोड़ते हैं तो उस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, और जब हम लोग सांस को खींचते हैं यानी हवा को अंदर लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। तो यही जो कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु का मतलब है कि जिस वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक हो, वैसे वायु को बाहर निकालने के प्रक्रम को उच्छ्वसन या एक्सहेलेशन के नाम से जाना जाता है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि श्वसन का जो प्रक्रिया है पूरा, ये 2 चरणों में होता है। पहला होता है अंतः श्वसन यानी इनहेलेशन, जिसमें हम लोग सांस को अंदर खींचते हैं, और एक्सहेलेशन में क्या होता है कि सांस को बाहर निकालते हैं अपने नाक के द्वारा। तो यही हमारा श्वसन हो गया। श्वसन में केवल श्वसन यह नहीं है कि हमने हवा को अंदर खींच लिया, बल्कि हवा को अंदर खींचना और बाहर निकालना, यह दोनों प्रक्रिया जब पूरा होगा तभी उसे हम लोग श्वसन या ब्रीदिंग के नाम से जानेंगे। देखिए, यही बात यहाँ पर दिया गया है कि अंतः श्वसन और उच्छ्वसन यानी एक्सहेलेशन और इनहेलेशन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। ऐसा है क्या कि आपने सांस को अंदर खींचा और बाहर नहीं निकाल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये दोनों प्रक्रिया जो है एक साथ होती है। आप सांस को खींचते भी हैं और सांस को बाहर भी निकालते हैं। एक श्वास या सांस का अर्थ है, जैसे कि आपने कहा कि हम सांस ले रहे हैं, तो इसे क्या, इसका मतलब क्या हुआ? एक सांस का मतलब है एक अंतः श्वसन यानी सांस को खींचना, और एक उच्छ्वसन यानी सांस को बाहर निकालना। दोनों मिलाकर एक सांस या श्वास जो प्रोसेस है वो उसे कंप्लीट करता है। सांस लेना हम इसी को कह सकते हैं कि हमने सांस को अंदर खींचा, वायु को अंदर खींचा और बाहर निकाला। यही बात यहां पर कही गई है। अगला है श्वसन दर। अब श्वसन दर क्या होता है? कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है, यानी जितनी बार सांस लेता है, यह उसकी श्वसन दर कहलाती है। क्या कहलाती है? 1 मिनट में कोई भी व्यक्ति जो है कितनी बार सांस ले रहा है, यही श्वसन दर है।
कोई भी वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है। कोई भी वयस्क व्यक्ति की बात की जा रही है, छोटे बच्चों की बात नहीं की जा रही है। और वयस्क व्यक्ति वो भी जो विश्राम की अवस्था में, विश्राम का अर्थ है कि आप आराम कर रहे हो, एक नॉर्मल कंडीशन में जब आप सांस लेते हैं तो 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेते हैं। लेकिन अगर यह कहा जाए कि व्यायाम कर रहे हो या फिर आप दौड़ के कहीं से आ रहे हो तो ऐसी स्थिति में हमारी जो सांस की गति है वो 1 मिनट में 25 बार भी हो सकती है। क्योंकि जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी ऐसा हार्ड वर्क करते हैं जिसमें ज़्यादा आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं, तो ऐसे में आपका जो श्वसन दर है वो अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सबों का एक समान ही हो, किसी का 1-2 कम भी हो सकता है, किसी का 1-2 ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन सामान्य रूप से सामान्य कोई व्यक्ति है और वो विश्राम कर रहा हो, आराम की स्थिति में हो, तो 15 से 18 बार सांस लेता है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है, यह चित्र है हमारे श्वसन तंत्र का। देखिए सबसे पहले हम लोग सांस कैसे लेते हैं, तो यह नासा गुहा है जिसे नसल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। यानी कैविटी किसे कहते हैं, जहाँ पर कोई खाली स्थान हो। जैसे हमने मुंह का जो खाली स्थान था उसे हम लोगों ने बकल कैविटी कहा था, वैसे ही यह नासा गुहा है। यहाँ से हम लोग नाक के द्वारा ऐसे सांस को अंदर खींचते हैं। यह जो वायु है वो कहाँ जाती है, ग्रसनी यानी ओएसोफेगस के द्वारा नीचे जाती है और यहाँ पर आते हुए यहाँ पर जो फूड पाइप है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। जो ओएसोफेगस है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। एक जो है वो हमारे आमाशय में चला जाता है, जो भोजन वाला होता है, जो जिसे मुंह से खाते हैं, वो आमाशय में चला जाता है। वहीं जो हमारा सांस होता है वो कहाँ जाता है, श्वास नली के द्वारा होते हुए हमारे फेफड़ों में पहुंच जाता है। आप देख रहे हैं कि यह जो हमारा फेफड़ा है ये वक्ष गुहा में स्थित है। जिसे क्या है, वक्ष गुहा क्या है, जहां पर हृदय का कोई एक खाली स्थान, जिसे जैसे हमने कहा नासा गुहा, तो नासा गुहा में क्या था, जिसे हमने क्या कहा, नसल कैविटी। वैसे ही इसे थोरेसिक कैविटी के नाम से जाना जाता है वक्ष गुहा को। यानी वक्ष का जो हृदय का खाली स्थान होता है, इसे ही हम लोग वक्ष गुहा के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या है, आपको बाह्य संरचना दिख रहा होगा, इस पे छोटी हड्डियां जो है लगी हुई हैं, यह क्या है, पसलियां हैं, जिसे रिब्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं। और इनके अंदर फेफड़े मौजूद होते हैं। हमारे अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पिंक कलर का है, यह हमारे फेफड़े हैं। और अंदर से इन फेफड़ों की संरचना कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके का दिखाई देता है। और यहाँ पर नीचे, इन फेफड़ों के नीचे ही डायाफ्राम होता है। अब किसका क्या कार्य है ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। आगे दिया गया है कि हम श्वास यानी सांस कैसे लेते हैं, यह क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रक्रिया होती है सांस लेने में, इनके बारे में जानेंगे। सामान्यतः हम अपने नथुनों, नासाद्वार, जैसा कि मैंने बताया नासाद्वार क्या है, जैसे हम नाक से सांस लेते हैं ना, जो नाक जो बाहरी आवरण हमें दिखाई देता है, इससे वायु को अंदर लेते हैं। क्या करते हैं, इससे वायु को अपने अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं, अंतः श्वसन मतलब इनहेलेशन होता है, यानी वायु को, हवा को हम लोग खींच रहे होते हैं, तो यह हमारे नथुनों से, यानी जो हमारा नाक है उससे नासा गुहा, नसल कैविटी में चली जाती है। नाक से जो हवा होती है वो नसल कैविटी में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों, जिसे फुसफुस या लंग्स के नाम से जाना जाता है, फुसफुस भी दिया हुआ होता है कभी कभी, तो आप लोग को ये नहीं कंफ्यूज नहीं होना है कि बस फुसफुस और फेफड़ा अलग अलग है या एक ही है, ये दोनों एक ही है। नासा गुहा से जो वायु होती है वो श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में, लंग्स में चली जाती है। और फेफड़े जो हैं वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वक्ष गुहा को ही हम लोग थोरेसिक कैविटी के नाम से जानते हैं। ये फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं, वक्ष गुहा में, यानी हृदय जहां होता है वहीं पर यह स्थित होता है। आगे दिया गया है कि वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। जो हमारा थोरेसिक कैविटी है वो किससे घिरा हुआ रहता है, पसलियों से, रिब्स से। जो रिब्स की हड्डियां होती हैं, आप लोग इसे महसूस कर सकते हैं अपने सीने को टच करके। यहाँ पर हड्डियां आपको महसूस होगा कि यहाँ पर हड्डियां हैं, पसलियां हैं, हमारी रिब्स हैं, इनके द्वारा ही यह ढका हुआ रहता है। एक बड़ी पेशीय परत जो डायाफ्राम यानी मध्यपट कहलाती है, डायाफ्राम को इंग्लिश में भी डायाफ्राम ही कहते हैं और मध्यपट हिंदी में इसे कह सकते हैं, यह वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। आधार का मतलब होता है बेस, बेस प्रदान करती है वक्ष गुहा को, यानी जो थोरेसिक कैविटी है उसे आधार प्रदान करने का कार्य क्या करती है, डायाफ्राम करती है। यह एक बड़ी पेशी यानी मसल्स से बना हुआ है। श्वसन में डायाफ्राम और पसली से बनी पिंजर की गति सम्मिलित होती है। यानी जब हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीदिंग होती है, उस समय डायाफ्राम जो है और जो हमारी पसली से बनी पिंजर है, पसली जो है, रिब्स है, इनमें गति होता है। यानी गति का मतलब समझते हैं आप लोग कि हलचल होता है, ऐसे ऊपर नीचे होता है, तभी हम लोग सांस ले पाते हैं। डायफ्राम और पसली में गति होती है।
अब आगे दिया गया है कि अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं। कोई बात नहीं है, अगर आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं ऐसे, तो आप जब चित्र को देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। कहा जा रहा है अंतः श्वसन, यानी उस समय जब हम सांस को अंदर खींच रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, उस समय जो हमारी पसलियां हैं, रिब्स हैं, वो ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं। आप सामान्य रूप से देख सकते हैं कि जब आप सांस को अंदर भरते हैं तो आपका जो सीना है वो बाहर निकल आता है। यह क्या है कि जो हमारी पसलियां हैं वो ऊपर की ओर और साथ ही बाहर की ओर गति करती हैं, तभी तो वो फूल जाता है। और डायाफ्राम जो है नीचे की ओर गति करता है। डायाफ्राम ऊपर नहीं जाएगा, पसलियां ऊपर और बाहर जाती हैं, लेकिन जो डायाफ्राम है वो नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देता है, यानी जो हमारा थोरैसिक कैविटी है, इसका आयतन जो है वो बढ़ जाता है। क्योंकि इससे क्या होता है कि वायु जो है, जो हवा हमने अंदर लिया, वो फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वायु में भर जाते हैं। क्या होता है फेफड़े में, क्या होता है, वायु से भर जाता है। फेफड़े में क्या, वायु जाकर, वायु का मतलब होता है हवा, जो हमने सांस के अंदर खींचा है वो उसमें जाकर भर जाता है। इसके बाद दूसरा चरण हुआ हमारा उच्छ्वसन। उच्छ्वसन यानी कि जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो वैसी स्थिति में क्या होता है, वैसी स्थिति में कैसी मूवमेंट होती है, पसलियां जो है वो नीचे की ओर और अंदर की ओर आ जाती है। जब आप सांस को छोड़ते हैं तो आप सामान्य स्थिति में आ जाती है। आपका जो रिब्स है, जो हड्डियां हैं, जो बाहर की ओर फूली हुई थी, वो पिचक जाती है, यानी नीचे की ओर चली जाती है। और जबकि डायाफ्राम जो है ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। पूर्व स्थिति यानी जैसी स्थिति में वो पहले था वैसी ही स्थिति में आ जाता है। इससे क्या होता है कि वक्ष गुहा का जो आयतन होता है वो कम हो जाता है, थोरैसिक कैविटी का आयतन कम हो जाता है, और इस कारण वायु जो है वो फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। फेफड़ों से वायु को, हवा को बाहर की ओर निकाल दिया जाता है, धक्का दे दिया जाता है। अब इसे हम लोग चित्र की मदद से समझेंगे। देखिए यहाँ पर अंतः श्वसन यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जब होता है तो कैसे हमारी जो रिब्स हैं और जो डायफ्राम है वो गति करता है, इसके बारे में दिया गया है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो सबसे पहले वायु अंदर जाती है। इससे क्या होता है कि जो डायफ्राम है हमारा वो नीचे की ओर गति करता है, ऊपर नहीं जाता है। डायफ्राम कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। और जो रिब्स हैं, जो पसलियाँ हैं, वो ऊपर की ओर गति करती हैं। कैसी गति होती है इनकी, ऊपर की ओर। तो इससे क्या होता है, इससे जो हमारा सीना है ये, इसका आयतन बढ़ जाता है, यानी यह फूल जाता है। इससे स्पेस ज़्यादा हो जाता है। जब स्पेस ज़्यादा होगा तो ये जो हवा है, वायु है, वो अंदर आकर इसमें फेफड़ों में भर जाएगा। यही होता है इनहेलेशन, यानी जब हम लोग सांस को अंदर लेते हैं, अंतः श्वसन। अब इसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग सांस को छोड़ते हैं, यानी एक्सहेलेशन होता है जब हम लोग सांस को छोड़ रहे होते हैं। वैसी स्थिति में क्या होता है, यह जो हमारी पसलियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं, यानी अंदर की ओर होती हैं, नीचे की ओर गति करती हैं। और यह जो हमारा डायाफ्राम है, जो यहाँ से नीचे खिसका था, जब डायाफ्राम नीचे खिसकेगा तो क्या होगा, यहाँ पर इतना सारा स्पेस बना था, लेकिन यह डायाफ्राम जब सांस को हम लोग छोड़ रहे होते हैं उस समय अपनी पूर्व स्थिति में, यानी ऊपर की ओर खिसक के आ जाता है। और यह जो पसलियां हैं यह भी सिकुड़ जाती हैं, नीचे की ओर, अंदर की ओर गति करती हैं। और इससे क्या होता है, जो खाली स्थान में वायु भरा हुआ था वो वायु को बाहर की ओर धक्का मिलता है और वायु बाहर हमारे नासा छिद्र से, यानी नाक से बाहर निकाल दिया जाता है। और यही पूरा श्वसन था। तो फ्रेंड्स, आज के चैप्टर में हमने समझा कि श्वसन आखिर कैसे होता है और इसके द्वारा वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण आदि क्या होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।